Good afternoon, everyone. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 7, which is जो कि आपका है जीवों में विविधता। आज हम चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी वर्गीकरण के बारे में, किस तरह से जो वर्गीकरण है उसमें अलग अलग सजीवों को लक्षणों की समानता और असमानताओं के आधार पर रखा गया है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, शुरुआत करते हैं वर्गीकरण की। देखिए सबसे पहला जो वर्गीकरण निकल के आता है वो आता है द्विवर्गीकरण, या अपन कह सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया गया उसको कहा जाता है द्विजगत वर्गीकरण। और द्विजगत वर्गीकरण में सजीवों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया। इन प्रमुख भागों को नाम दिया गया पादप जगत और दूसरे वाले को कहा गया जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत में इनको विभाजित किया गया है। पादप जगत में सभी प्रकार के पादपों को शामिल किया जाता है, जबकि जंतु जगत में सभी प्रकार के जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे जो शामिल किए गए हैं सजीव, वो उनके लक्षणों की समानता और असमानताओं के आधार पर शामिल किए गए हैं। जंतु जगत में वे आते हैं जिनमें कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप जगत में उन्हें शामिल किया गया जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सामान्यतः जंतुओं में मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो कुछ जो विकसित प्रकार के जंतु हैं उनमें अस्थियां पाई जाती हैं। पादपों में इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती। तो एक सिंपल प्रकार का वर्गीकरण है जहां दो बड़े समूह बनाए गए, एक को कहा गया पादप जगत और दूसरे वाले को कहा गया जंतु जगत। अब एक महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण निकल के सामने आता है और उसको कहा गया पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण, जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, यहाँ 5 जगत बनाए गए हैं। काफी फेमस ये वर्गीकरण माना जाता है और इस वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हंट विटेकर। रॉबर्ट हंट विटेकर नामक वैज्ञानिक ने इस वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। कितने जगत यहाँ पे है? 5 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो पहला जगत है उसको कहा गया मोनेरा। पहला जगत है मोनेरा। दूसरे वाले जगत को नाम दिया गया यहाँ पे प्रोटिस्टा। पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरे वाले जगत को यहाँ पे नाम दिया गया है फंजाई। फंजाई भी कह देते हैं, या सिंपली इनको कवक भी कह दिया जाता है। मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, या कवक इनको कहते हैं। फोर्थ पे शामिल किया गया प्लांटिको। प्लांटी जिनमें कि विकसित प्रकार के पादपों को शामिल किया गया। और अंतिम और सबसे विकसित प्रकार को जो जगत है उसको नाम दिया गया एनिमेलिया, जिसमें कि तमाम जो जंतु हैं उनको शामिल किया जाता है। एनिमेलिया में जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब पहले बात करते हैं मोनेरा की। देखिएगा मोनेरा सबसे सरल जगत माना जाता है। ये सबसे सरलतम जगत है। सबसे सरलतम प्रकार का जगत आपका मोनेरा माना जाता है। इसके बाद में आगे जो जगत आ रहे हैं, इनमें जैसे जैसे आगे जगत आते हैं ये विकसित होते चले जाते हैं। ओके, अब शुरुआत करते हैं मोनेरा के साथ में। देखिएगा मोनेरा जो कि सबसे सरलतम प्रकार का जगत है और इसमें शामिल किया गया है एक कोशिकीय। इसमें शामिल किया गया एक कोशिकीय, साथ साथ प्रोकैरियोटिक सजीवों को। जो प्रोकैरियोटिक सजीव हैं उन प्रोकैरियोटिक सजीवों को यहां शामिल किया गया है। ओके, बात करें एग्जाम्पल की, कौन कौन से यहाँ पे उदाहरण हम देखेंगे। तो देखिए जीवाणुओं को शामिल किया जाता है मोनेरा में। जीवाणु के साथ साथ शामिल किया जाता है माइकोप्लाज्मा को, और माइकोप्लाज्मा के साथ एक और सदस्य यहाँ पे आता है जिसको कहा जाता है नील हरित शैवाल। जीवाणु बाद में माइकोप्लाज्मा के साथ में शामिल किया जाता है नील हरित शैवाल को। बात करते हैं सबसे पहले जीवाणु की दो और श्रेणियां बनाई गई। एक जो सबसे प्राचीन प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनको कहा जाता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्राचीन बैक्टीरिया माने जाते हैं, जो सबसे पहले पाए जाते थे। कुछ इनके एग्जाम्पल हमें आज भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो आर्कीबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल माना जाता है। और दूसरा वाला जो यहाँ पे बनाया गया समूह बैक्टीरिया का, उसको कहा गया यूबैक्टीरिया। दूसरे वाले को कहा गया यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और यूबैक्टीरिया में वो जीवाणु आते हैं जो वास्तव में जीवाणु की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, यानी ये वास्तविक बैक्टीरिया जीवाणु हैं जो कि अपगठन का कार्य करते हैं
और हम मानते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम के या पारितंत्र के महत्वपूर्ण अपघटक हैं। हम जैसा कि जानते हैं जब किसी सजीव की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए किसी मवेशी की मृत्यु हो गई है कि जंगल में, मान लीजिए किसी वन्य जीव की मृत्यु हो गई, तो उसका वहां अपघटन कैसे किया जाएगा? जीवाणुओं के द्वारा उस मृत सजीव का अपघटन किया जाता है, इसलिए इनको अपघटनकारी सूक्ष्म जीव भी माना जाता है। जीवाणु जो कि अधिकांश जीवाणु रोग कारक होते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं जिनसे लाभकारी पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं एक महत्वपूर्ण जीवाणु जिसको कि कहा जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, जो कि कर्ड में या दही में पाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण जीवाणु है हमारे शरीर के लिए। ओके, दूसरा जो हमने यहाँ जगत लिया है, दूसरे जगत को नाम दिया जा रहा है प्रोटिस्टा। अगला जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में भी एक कोशिकीय सजीवों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन ये एक कोशिकीय सजीव तो हैं, लेकिन एक कोशिकीय होने के साथ साथ इनमें जो प्रकृति है कोशिका की थोड़ी सी बदल गई है और अब इनको यूकैरियोटिक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय होने के साथ साथ इनकी जो नेचर होती है यूकैरियोटिक होती है, अर्थात इनमें जो कोशिकीय संगठन है यूकैरियोटिक प्रकार का। क्या मतलब है यूकैरियोटिक का? यहाँ पे जो केंद्रक है वो सुविकसित होगा, अर्थात केंद्रक के बाहर कोशिका केंद्रक झिल्ली भी हमें देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ केंद्रक में केंद्रिका की मौजूदगी भी देखी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डायटम्स, जो डायटम्स हैं और डायटम जनरली जलीय सजीवों में शामिल किए जाते हैं, डायटम समुद्री सजीव हैं। इसके साथ साथ जो प्रोटोजोआ हैं, जैसे हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी प्रोटोजोआ के मेंबर हैं और प्रोटोजोआ को भी प्रोटिस्टा में ही शामिल किया जाता है। फिर से सुनिएगा, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक सजीवों को शामिल किया गया। एग्जाम्पल की हमने बात करी तो यहाँ प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल आते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर, साथ में डायटम्स को भी शामिल किया जाता है और जनरली प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो जलीय परिस्थितियों में ही पाए जाते हैं। अगला जगत, तीसरा जो जगत हम जिसको कहने जा रहे हैं, तीसरा जगत यहाँ पे आता है कवक। हालांकि कवक को पादप कहा जाता है, लेकिन कैसे पादप इनको कहा जाता है? ये नॉन ग्रीन प्लांट हैं, इनको अपन कह सकते हैं हरित लवक रहित पादप। इनको हरित लवक रहित पादप कहा जाता है, यानी इनमें हरित लवक का पूरी तरह से अभाव होता है। अब जब हरित लवक अनुपस्थित है तो आप मान के चलिए इनमें क्लोरोफिल का भी अभाव होता है और क्लोरोफिल अनुपस्थित होने की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पूरी तरह से अभाव होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण ये स्वकोशी की श्रेणी में भी शामिल नहीं किए जाते। बात करें किस तरह के हैं कोशिका के आधार पर, तो ये एक कोशिका से लेकर बहुकोशिका तक माने जाते हैं, यानी ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक होते हैं। एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय तक माने जाते हैं। एक कोशिकीय की बात करें, एक एग्जाम्पल है जिसको एक कोशिकीय माना जाता है और वो है ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय कवक माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट वो कवक है जिससे सबसे पहला एंजाइम बनाया गया जाइमेज, इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट को जो ब्रेड है डबल रोटी बनाने के भी काम में लिया जाता है, खमीर उठाने के लिए भी ईस्ट को काम में लिया जाता है। भले एक कोशिकीय है लेकिन साथ में कैसा है, ये यूकैरियोटिक है। ध्यान दीजिएगा, जो कवक है एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय हैं, लेकिन साथ में होंगे कैसे, इनकी प्रकृति यूकैरियोटिक होते हैं। ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि यहाँ सुविकसित केंद्रक हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एल्बुगो के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे राइजोपस कवक में आता है। राइजोपस के साथ साथ म्यूकर भी आपका कवक का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना जाता है। अच्छा, कवक, म्यूकर और जो राइजोपस है, इन दोनों को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ब्रेड पे डबल रोटी पे सबसे पहले अटैक करने वाले कवक माने जाते हैं। आप जानते हैं हम घरों पे देखते हैं कि जो अचार मुरब्बे वगैरह बनाए जाते हैं उनको पूरी तरह से कवर किया जाता है ऑयल से या चाशनी से। मुरब्बे बनाए जाते हैं चाशनी से कवर किए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं तेल से पूरी तरह से कवर किए जाते हैं। क्यों कवर किए जाते हैं? ताकि उन पर कवक का आक्रमण न हो सके। जब कभी भी किसी अचार में
तेल का स्तर कम हो जाता है या मुरब्बे में चाशनी का स्तर कम हो जाता है, तो वहां पे हमें कवक देखने को मिलते हैं, जो कि उस खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, स्वाद रहित कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। हालांकि कुछ कवक लाभकारी भी हैं। एक कवक जिससे विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया और उस कवक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहला कवक जिससे पूरे विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाया गया। किसने बनाया? साइंटिस्ट जिसका नाम फेमस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला प्रतिजैविक बनाया। किससे बनाया? पेनिसिलिन कवक का नाम है। इस कवक से जो प्रतिजैविक बनाया गया उस प्रतिजैविक को नाम दिया जाता है पेनिसिलिन। इसके बाद वाली जो जगत हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।